स्टडी विद के ब्रोस। आज हम सीखने जा रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनको कैसे हम सेफली यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। इन ड्रग्स कैसे काम करती हैं, इनके फिजियोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद यह कैसे अपना इफ़ेक्ट शो करेंगी। डायग्राम से हम समझेंगे कि भाई इनकी फिजियोलॉजी और इनका ड्रग एक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रिकॉशंस जो हमें इनके इस्तेमाल करते टाइम हमें ध्यान में रखना है, कुछ सावधानियां बरतनी है, और कुछ इंटरैक्शंस कि यह कहाँ पे ठीक तरीके से काम करेंगे और किन दवाइयों या किन कंडीशंस में इनका यूज़ नहीं करना है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी, हाँ, जिससे चलते हम सेफ एडमिनिस्ट्रेशन हम फॉलो कर पाएंगे इनका। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कुछ एडवर्स इफेक्ट, और एडवर्स इफेक्ट देखते हुए हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अनवांटेड इफेक्ट्स को बताते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं, यानी कि हमने बताया कि भाई एमाइड्स और एस्टर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई पूछ दिया कि भाई बताओ एमाइड्स या एस्टर्स, किसकी साइड तुम चूज करते हो, क्या तुम आज के टाइम में प्रेफर करोगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग वाला प्रेफर करना है। ठीक है, जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना, जो जल्दी डिग्रेड ना हो, ऐसे चीज़ों को आपको प्रेफर करना है। यानी कि आप किसको प्रेफर करेंगे, एमाइड्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है, एमाइड्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि एमाइड्स क्या है, एमाइड है इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि ज़्यादा देर तक काम करेगा। एंड क्योंकि यह क्या है, दिस इज बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये किससे बाइंड करते हैं, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। ठीक है, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। एंड एक चीज है कि ये दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय प्लाज्मा एस्टरेजेस। प्लाज्मा एस्टरेजेस हाइड्रोलाइज कर देती हैं किसको, एस्टर्स को, यानी कि एस्टर्स को यह क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। एस्टर्स को पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में ये क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। ठीक है, बट यह एमाइड्स को ब्रेक नहीं कर सकती। इनकी हाइपर सेंसिटिविटी भी क्या होती है, कम होती है, एंड कोई भी क्रॉस सेंसिटिविटी नहीं होती है, इसलिए हम ज़्यादातर एमाइड्स को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई किस जगह पे ये काम करते हैं। साइट ऑफ एक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन में ये काम करते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन में पूरी हमारी एक्शन पोटेंशियल की कहानी आप यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि वो यहाँ बहुत काम आने वाली है। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, इसीलिए अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो रहे थे। आपने देखा किससे बाइंड हो रहे थे, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इससे बाइंड हो रहे थे क्योंकि ये क्या है, बेस है। अब बेस हैं तो ये दो तरीके से हमेशा क्या रहते हैं, हाइड्रोलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, दो तरीके से, यानी पार्शियली या तो पार्टली आयोनाइज्ड रहेंगे या तो पार्टली अनआयोनाइज्ड रहेंगे, है ना, पार्शली या तो आयोनाइज्ड रहेंगे या तो अनआयोनाइज्ड रहेंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिर इनका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, फिर होता है पेनिट्रेशन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज कर लीजिए ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपोफिलिक होती है। ठीक है, लिपोफिलिक होती है, जिसकी वजह से ये उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और लिपोफिलिक है तो इनको सिर्फ आयोनाइज्ड वाले ही क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि इनको क्रॉस कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ अनआयोनाइज्ड वाले ही लिपोफिलिक बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको इससे पहले कि हम ये चीज़ आगे पढ़ें, हम आपको आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का सिग्निफिकेंस बता देते हैं कि भाई आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, अब आयोनाइज्ड जो है वो एंटर नहीं कर सकता, वो सेल मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर सकता, और अनआयोनाइज्ड वाला सेल मेम्ब्रेन में एंटर कर सकता है, क्योंकि यह क्या है, दिस इज लिपोफिलिक। तो लिपोफिलिक जो मेम्ब्रेन है उसको ये आराम से क्या करेगा, आराम से ये क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब जब आराम से क्रॉस कर सकता है, बट रिसेप्टर को ये आगे चल के जो रिसेप्टार हैं, जो हमारे सोडियम चैनल के जो चैनल के रिसेप्टार हैं, उनको क्लोज करने में ये काम नहीं करेंगे, जबकि आयोनाइज्ड रिसेप्टार पे इजीली अप्रोच कर सकता है और उनको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का सिग्निफिकेंस, यानी कि आयोनाइज्ड अंदर नहीं जा सकता, यानी कि कैनॉट एंटर,
एंटर नहीं कर सकता और ये एंटर कर सकता है। एंड ये यहाँ पे जो क्लोज करना है सोडियम चैनल को, ये क्लोज कर सकता है या क्लोज नहीं कर सकता। किसको? सोडियम चैनल को। सोडियम चैनल भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, सोडियम चैनल, ठीक है। तो क्योंकि सोडियम का ही हमको जो एंट्री है यही रोकना है, क्योंकि सोडियम की एंट्री रुक गई, पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जनरेशन, कंडक्शन सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार, अब इस चीज़ को समझने के बाद एक बार फिर से हम चलते हैं कि भाई देखते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। आइए, तो हमारे पास है सबसे पहले लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। वीक बेस होते हैं, वीक बेस पार्टली आयोनाइज होते हैं, पार्टली अनआयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है। पार्टली अनआयोनाइज्ड होते हैं, जब ये पेनिट्रेट करते हैं तो अनआयोनाइज्ड वाला जो होता है वो क्या होता है, वो एंटर कर जाता है, अनआयोनाइज्ड एंटर कर जाएगा। और ड्यू टू लो पीएच की वजह से, है ना, इट बिकम्स, जब ये अंदर चला गया तो वहां पे एक्सॉन का पीएच क्या होता है, लो होता है, और लो पीएच की वजह से ये आयोनाइज से वापस से कैसा हो जाएगा, अनआयोनाइज से आयोनाइज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लो पीएच की वजह से, क्योंकि एक्सॉन का पीएच लो होता है, ये क्या हो जाएंगे, अनआयोनाइज से फिर से आयोनाइज्ड हो जाएंगे, और फिर क्योंकि ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे, इनके लिए रिसेप्टर को अप्रोच करना इजी हो जाएगा, और ये जाके एक्टिवेट जो होते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड एलए कहते हैं इनको, एक्टिवेटेड एलए फिर क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, यानी सोडियम चैनल्स को, जो सोडियम चैनल्स हैं उनको बंद कर देंगे, यानी कि सोडियम की एंट्री जो है वो फर्दर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सोडियम की जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी। तो जनरेशन एंड कंडक्शन, जो जनरेशन और कंडक्शन है इंपल्स का, वो क्या हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमको लोकल एनेस्थेटिक एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमारी उस ऑर्गन की जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इनका डायग्राम। इस डायग्राम से भी एक बार हम समझ लेते हैं। ये देखिए, दिस इज और ये क्या है, ये एक लिपोफिलिक लेयर है, दिस इज लिपोफिलिक लेयर, है ना। और लिपोफिलिक लेयर को देखो, एलए जो है, ये एलए कौन से कैसे हैं, अनआयोनाइज्ड हैं। ये कैसे हैं, अनआयोनाइज्ड हैं। अनआयोनाइज्ड क्या है, आसानी से क्रॉस कर गए, और आसानी से क्रॉस करने के बाद इनमें क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उनका पीएच क्या होता है, पीएच होता है लो। अब लो पीएच की वजह से ये कन्वर्ट हो गए किसमें, आयोनाइज्ड में, आयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो गए, और आसानी से जाके जो यहाँ पे ये क्या था, ओपन था, ये क्या था, ओपन था। अब ओपन को इन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। और जो सोडियम की जो एंट्री हो रही थी फर्दर, ये जो सोडियम की एंट्री हो रही थी ये क्या हो गई, बंद हो गई, जिसकी वजह से जो फर्दर प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो भी क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। ये 4 स्टेप लिखे हुए हैं, अगर आपको इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार इनको भी रीड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब थ्योरी मैकेनिज्म आपको पता ही है, जो मैंने बोला वही चीज़ होगी कि भाई एलए क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं कंडक्शन डिक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस ड्यूरिंग द अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सोडियम आयन की एंट्री ब्लॉक कर देते हैं। एलए इंटरैक्ट विद रिसेप्टर सिचुएटेड विद वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव चैनल्स, है ना, एंड रेज द थ्रेशोल्ड, यानी कि जो थ्रेशोल्ड यानी कि -55 मिलीवोल्ट और -70 मिलीवोल्ट, जो थ्रेशोल्ड हमको यहाँ पे मिल रहा था, ये थ्रेशोल्ड बढ़ा के और ऊपर कर देते हैं, यानी कि और ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, यानी कि स्टिमुलस फिर कितना भी यहाँ पे आता है वो स्टिमुलेट नहीं होते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं चलता है, परसेप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सोडियम चैनल एक क्रिटिकल लेंथ पे ही ब्लॉक करता है, यानी कि आखिर लोकल एनेस्थेटिक एक्शन एक पर्टिकुलर एरिया को कैसे ब्लॉक कर लेता है। यानी कि आप ये देखिए कि हमने जो बताया था 2 से 3 नोड को ही ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है, कि 2 से 3 नोड को ही, जो 2 to 3 नोड्स ऑफ रैनवीर को ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। बाकी सारे जो नोड्स हैं वो ओपन रहते हैं, जिनकी वजह से बाकी जो हमारा बॉडी पार्ट है वो फंक्शनल रहता है, ठीक, अपने नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से। एट फिजियोलॉजिकल पीएच एलए जो मॉलिक्यूल होते हैं ये पार्टली आयोनाइज्ड होते हैं, है ना। एक इक्विलिब्रियम बना रहता है कि एक तरफ आयोनाइज्ड है, एक तरफ अनआयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड वाले को हम क्या कहते हैं, कैटायनिक, अनआयोनाइज्ड वाले को एनायनिक कहते हैं, और ये पूरी तरह से उनके पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है अनआयोनाइज्ड
जो होते हैं वही हमने बताया कि अनआयोनाइज्ड वाले ही पेनिट्रेट करते हैं एक्सॉन को। क्यों? क्योंकि ये ही लिपोफिलिक होते हैं और यही लिपोफिलिक बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। बट आयोनाइज्ड वाले जो होते हैं, हाँ, ये ही रीच कर सकते हैं, यानी कि अप्रोच कर सकते हैं रिसेप्टार को और उसको ब्लॉक कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो दोनों का सिग्निफिकेंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और बाइंडिंग जो होती है ना, जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो ये प्रोलॉन्ग करता है इनएक्टिवेटेड स्टेट और रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड भी हमने पहले बता दिया कि भाई उस पीरियड में कोई काम नहीं होता है ना, यानी कि कोई भी स्टिमुलेशन पता नहीं चलेगा। और उसी पीरियड को एलेज क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक उस पीरियड को क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं, यानी उस पीरियड को बढ़ा देते हैं, उस समय को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट आपको एक मज़ेदार चीज़ इसमें बता सकते हैं कि भाई जो रेस्टिंग नर्व होती है, अगर कोई नर्व है और वो क्या कर रही है, सो रही है, और कोई नर्व है जो कि फुल्ली एक्टिव है ना, तो इन दोनों में से इसको ब्लॉक करना इजी है। इसको ब्लॉक करना क्या है, इजी है, जबकि इसे ब्लॉक करना क्या है, दिस इज टफ। ठीक है, दिस इज फन फैक्ट। अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप बताना, उसके लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे या रील्स बना के भी अपलोड कर सकते हैं इसके लिए। एलए हमेशा फेल हो जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि इन्फ्लेम्ड एरिया जहाँ पे कोई सूजन वाली एरियाज हैं वहाँ पे क्या होता है, वो फेल हो जाता है। एलेज वहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं करते। आप लोग बता दें, एलेज का मतलब लोकल एनेस्थेटिक है, आप लोग कुछ और नहीं समझिएगा इसको। एलेज का मतलब है लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, चलिए अब किस इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस यही हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन क्या होता है, लोअर कर देता है पीएच को, और पीएच अगर कम हो गया तो जो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है हमारे लोकल एनेस्थेटिक का वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। और आयनाइज हो जाने की वजह से क्या होगा, वो डिफ्यूज़न में एक्सोप्लाज्म में एंटर कर जाता है और वहाँ पे हिंडर क्रिएट करता है थ्रू डिफ्यूज़न। ठीक है, और ब्लड फ्लो जो होता है वो भी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा उतना ही ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे अगर एलए दिया गया है, ज़्यादा ब्लड फ्लो आएगा, ब्लड फ्लो अपने साथ एलए को भी ले जाएगा, यानी कि फिर इसका जो रिमूवल है ना, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा रिमूवल होगा किसका, एलए का। ठीक है, साइड से। तो इस वजह से ही इन्फ्लेम्ड एरिया में भी ये भी एक रीज़न है कि क्यों एलए इन्फ्लेम्ड एरिया में काम नहीं कर पाता, क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से रिमूवल इनका क्या होता है, रैपिड हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ एड्रेनलिन, अगर एड्रेनलिन जो होता है क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फ्लेम्ड एरियाज हैं यहाँ पे, जो अगर हम एड्रेनलिन देते भी हैं तो ये क्या होता है, इनका जो एड्रेनलिन का जो एक्शन है वो भी रिड्यूस रहता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब एड्रेनलिन एल एक साथ देते हैं तो इनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता है, लेकिन इन्फ्लेम्ड एरियाज में ये घटते हैं। ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स मतलब कौन हो गए, हिस्टामिन हो गए, है ना, मास्ट सेल्स हो गई, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनके लिए हिंडर का काम करते हैं, यानी इनके एक्शन को अपोज करते हैं। और वेसोकंस्ट्रिक्टर, कुछ वेसोकंस्ट्रिक्टर अगर हम एलए के साथ जोड़ देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए वो भी देख लेते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्टर सबसे फेमस कौन सा है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को अगर हम इसके साथ देते हैं तो क्या करता है, इट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिमूवल। अब कोई भी मेम्ब्रेन इतनी मोटी थी, यानी कि डायलेटेड थी, और जब भी डायलेटेड में है तो क्या होगा, रिमूवल धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, और जब भी ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे जो एरिया है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिमूवल है किसका, एलए का, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका एक्शन जो है, ड्यूरेशन, वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इनको एक बार भी ध्यान से सुनते हो या समझते हो तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा टफ ये चैप्टर है, या ये पूरी, मुझे तो लगता है पूरी फार्माकोलॉजी ही इजी है। पर खैर, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है समझने में, आप ज़रूर कमेंट करें, हम उस चीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक जो प्रॉब्लम वाली वीडियो है, यानी कुछ डाउट्स की जो वीडियो है वो ज़रूर हम ले आएंगे। इन्हेंसेस द इंटेंसिटी ऑफ नर्व ब्लॉक, और साथ ही साथ इन्हेंस करता है नर्व ब्लॉक की इंटेंसिटी, यानी कि जो ब्लॉकेज है ना, सपोज करिए 1 स्टार ब्लॉकेज या 2 स्टार ब्लॉकेज हो रहा था, अगर एड्रेनलिन के साथ देते हैं, अगर एलए देते हैं तो 2 स्टार, और एलए प्लस एड्रेनलिन अगर साथ में देते हैं तो समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, 3 स्टार और 4 स्टार, यानी कि ज़्यादा ड्यूरेशन तक तो ब्लॉक करेगा ही, साथ ही साथ इंटेंसिटी, यानी कि उनकी ब्लॉक करने की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस केस में हमको नहीं यूज़ करना चाहिए, कि हमारी लोकल एनेस्थेटिक कब हमें नहीं यूज़ करना है, आइए देखते हैं।
तब नहीं यूज़ करना है ब्लॉक एरियाज एंड एंड आर्टरीज। जो आर्टरीज हैं हमारे हार्ट से आर्टरीज निकलती हैं, जो आर्टरीज जो हैं जो वो एंड एरियाज वाले एरिया में हमको नहीं यूज़ करना है ना। अब जैसे ये आर्टरीज हैं, इनकी एंड एरियाज पे इन्हें हम वहाँ नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। जब भी हाइपरटेंशन के केस में हम एलएस को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एलएस क्या होते हैं, एलएस आर वैसोडाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। और कुछ केस में क्योंकि वैसोडाइलेशन अगर ये कॉज कर देंगे तो फिर कुछ केस में हमारे जो हार्ट की फिजियोलॉजी है या फिर जो भी हाइपरटेंशन वाले मरीज़ हैं वो उनको प्रॉब्लम आ सकती है एरिथमियाज की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इस वजह से इनको हम नहीं यूज़ कर सकते। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी नहीं यूज़ करना चाहिए बिकॉज समवॉट सेम फिजियोलॉजी है, ठीक है। और इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया यानी कि आईवी भी इनको रीजनली एनेस्थीसिया के लिए नहीं यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल इस्कीमिया में भी इनको हम नहीं प्रेफर करते, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इस वीडियो को हम एंड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, है ना। और साथ ही साथ हम इसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स इनके या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट बता देते हैं, ठीक है। एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या होता है, यानी कि लाइट हेडनेस होती है ना, और विजुअल डिस्टर्बेंस होते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, शिवरिंग होती है, ट्विचिंग होती है, और कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी होते हैं, यानी कि आप पैर फेंकने लगते हैं इधर उधर, है ना, इस तरीके की मूवमेंट। और वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि क्या होता है भाई, एक वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी भी देखी जाती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि भाई ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमियाज, ऐसे करके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें से तीन मेन कोट करना चाहें तो कौन कौन से कोट कर सकते हैं, तो इसमें हम बता सकते हैं कि भाई एक तो आप नोट कर सकते हैं, कौन सा, एक है कि भाई शिवरिंग ज़्यादातर देखा गया है कि भाई एलएस देने के बाद, यानी कि ज़्यादातर आप अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपके टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद आपको कुछ समय रुकने की सलाह देते हैं। उसकी वजह है कि दे वांट टू चेक कि वेदर क्या हो रहा है, आप इसके बाद स्टेबल रहते हैं। कुछ लोगों को शिवरिंग की शिकायत हो जाती है, ठीक है, शिवरिंग। दूसरा होता है विजुअल डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंस आती है यानी कि ब्लर दिखता है आंखों से, एंड डिजीनेस, चक्कर आने की भी प्रॉब्लम्स ऐसा नोट कराई गई है। इसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिनको हमें एलएस के लिए ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सभी के सभी जो एलएस होते हैं वो क्या होते हैं, वेजोडाइलेटर्स होते हैं, कोकेन को छोड़ के। कोकेन निकलता है जो कि क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है, इसीलिए कोकेन जो है ना, कोकेन जो है ये जो बीपी को क्या करता है, अगर वेजो कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो ये क्या करते हैं, बीपी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इनके लिए इनको नहीं देते। कोकेन एक्ट एज सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक, यानी कि ये क्या करते हैं, नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक को ये इनहिबिट करते हैं, इसके लिए ये क्या करते हैं, ये आर वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो और हमने बताया प्रोकेन इज एलए चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। जो प्रोकेन है ये एलएस की ड्रग ऑफ चॉइस है, समझ लीजिए कि ज़्यादातर इन्हें यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं कहेंगे, यूँ समझ लीजिए सुइटेबल चॉइस कहेंगे फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिग्नोकेन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, है ना। लिग्नोकेन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। एंड ब्यूपिवाकेन जो है ये क्या है, बेस्ट ड्रग मानी गई है, यानी कि इसको कंसिडर किया गया है कि ये क्या है, दिस इज बेस्ट ड्रग, ठीक, ओके, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास है ब्यूपिवाकेन इज बेस्ट ड्रग फॉर रीजनल ब्लॉक। अगर आपको रीजनल ब्लॉक के लिए कोई भी ड्रग है, ज़्यादातर वो क्या यूज़ करते हैं, ब्यूपिवाकेन, बट हार्ट प्रॉब्लम्स वाले लोगों को ये नहीं यूज़ करते क्योंकि दिस इज कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक कॉजिंग मैथमोग्लोबिनिया। कौन कौन से लोकल एनेस्थेटिक हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, मैथमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। तो इसमें तीन आते हैं, कौन कौन से वो तीन हैं जरा आप देखिए। पहले हैं बेंजोकेन, प्रिलोकेन, एंड लास्ट में आते हैं लिनोकेन, ठीक है। लास्ट में आते हैं कौन, लिग्नोकेन।